हेलो एवरीवन, आज हम वापस से आ गए हैं फिनसफ की और एक वीडियो लेकर के। मैं आ गया हूँ कॉन्स्पिरेटर और हमारे साथ हमारे बनिया भाई साहब। मुझे लग रहा है हमें हमारे नाम चेंज कर लेने चाहिए, तो कोई नया नाम आप लोग कमेंट में सजेस्ट करो, हम लोग कर लेंगे। और मेरे को तो लग रहा है कि स्पाइडरमैन बैटमैन कर लेते हैं, डीसी मार्वल दोनों कवर एक ही साथ। लेकिन तो ये सब बातें अलग। आज हम बात करेंगे एनर्जी ट्रांजिशन एंड उसके अंदर क्या हो रहा है पूरी स्पेस के अंदर। थोड़ा सा है ना इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग हो रहा है ना सारा माहौल। ट्रम्प भी ऐसे बैकआउट कर जा रहा है, तेल वेल की बातें वापस चालू हो गई हैं, वो सब ऊपर नीचे हो रहा है थोड़ा सा माहौल। तो देखते हैं कि क्या चल रहा है ग्लोबली, और उसके अंदर जो नए रिन्यूएबल सोर्सेज हैं और जो एग्जिस्टिंग है उन सब में कैसे निकल के आते हैं। देखो हमारे बनिया भाई साहब हैं एक्सपर्ट। हम तो वैसे भी आ जाते हैं गरीब आदमी की तरह, ज़्यादा कुछ मालूम है नहीं हमको। तो हम बनिया भाई साहब से ही पूछना चाहेंगे कि बता दीजिए भाई साहब, ज़रा ज्ञान दे दीजिए हमें, हम सुनते हैं ज़रा कि क्या माहौल है। सो बेसिकली वैसे आप कोई एक्सपर्ट तो है नहीं, बट आज जो हम बात करने वाले हैं इस मुद्दों के ऊपर है कि पहले इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी डिमांड का प्रोजेक्शन क्या है 2030 का। हमारे जो करंट प्रोग्राम चल रहे हैं सरकार के, एक बायोगैस का प्रोग्राम चल रहा है, एक हाइड्रोजन का प्रोग्राम चल रहा है, एक आपका न्यूक्लियर की बातें हो रही हैं, और जो हमारा नॉर्मल जो सोलार का मिशन है वो तो चल ही रहा है। बहुत सारी चीजें चल रही हैं। क्या सब कुछ ऑन सिंक है, अपने हिसाब से चल रहे हैं, क्या हो रहा है सब बताएंगे। पहले हम आ जाते हैं फटाफट से एक पेपर के ऊपर जो टेरी बोल के एक इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक निकाला है एनर्जी डिमांड प्रोजेक्शंस के ऊपर। भाई साहब पहले आप कंफर्म कर दीजिए, इसके पहले हमारा पोपट हो जाए कि शेयर हो रहा है ना, आपको दिख रहा है ना। स्क्रीन दिखाई दे रही है भाई साहब, हम बता जी देना जी जी चाहिए। जी या सो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पेपर बहुत बड़ा है। हम सीधे मुद्दे के ऊपर आ जाएंगे। ये एग्रीकल्चर इंटेंसिटी और एग्रीकल्चर इलेक्ट्रिसिटी डिमांड का प्रोजेक्शन है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लाइक होता है ना, सब गीगावाट आवर में दिखा रहा है। और आज जहाँ इंडिया खड़ा है, ये सब 2018 के हिसाब से प्रोजेक्शन है। ये सब जो प्रोजेक्टेड डिमांड है वो यहाँ से सब 1.5x का डिमांड है, जो आज 2018 में था उससे 1.5x, मतलब समझिए कितना बार, 2 बार के करीब करीब, ऑलमोस्ट 1.5 टाइम्स 2018 का लेवल। अगर आप दूसरा चीज भी देखेंगे, जो इंडिया का इलेक्ट्रिसिटी और इंडस्ट्री डिमांड है, लाइक होता है ना, इंडस्ट्री डिमांड एक होता है कैप्टिव और एक होता है ग्रिड। कैप्टिव का मतलब क्या होता है, जहां एनर्जी बन रहा है वही यूज हो रहा है। और जो आपका लाइक होता है ना, ग्रिड होता है, ग्रिड होता है कहीं और बन रहा है और आपके यहाँ आ रहा है और आप इसको यूज कर रहे हैं, वो वाला चीज है। अगर आप देखेंगे ग्रिड का जो संख्या है वो बढ़ता गया है समय के साथ साथ। और लाइक होता है ना, कैप्टिव डिमांड जो है वो भी बढ़ता गया है, क्योंकि क्या हो रहा है, दोनों पावर प्रोजेक्शन जरूरी है। इंडस्ट्रियल डिमांड अगर आप देख रहे हैं इंडिया का, और अगर आप यहाँ पे पूरा एवरेज साइज को देखेंगे, तो अगर आप एच जी देखेंगे, एच जी हो गया आपका जो हायर एस्टिमेट है, आई जी एच ई क्या हो गया आपका जो मीडियम एस्टिमेट है, और बी ए यू हो गया आपका बेस लाइन वाला जो है। अब अगर आप यहाँ पे देखेंगे कि जो इंडस्ट्री का ग्रिड और कैप्टिव डिमांड है, वो 2015 से अगर आप 2027 तक देखें, वो ऑलमोस्ट डबल से भी ज्यादा दिखा रहे थे। जो कि हम लोग अब प्रूव कर सकते हैं कि वो ऐसा नहीं हुआ है, क्योंकि जो कोविड का लैग हुआ था उसकी वजह से क्या हो गया, इंडस्ट्री थोड़ा स्लो डाउन हो गया था। पर वो वापस से उस ट्रिजेक्टरी की ओर वापस शूट करने लग गया। अभी तक हमें उसके ऊपर कोई पेपर नहीं मिला है, जब जैसे ही पेपर मिलेगा उस पर भी एक वीडियो बना देंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड वाला जो सेक्टर है। अब आ जाते हैं यहाँ पे कि क्या चीजें हैं जो इस डिमांड को ड्राइव कर रही है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो है वो 2014 को देखेंगे तो काफी ज्यादा पीक आउट कर रही है, मतलब ब्रेक थ्रू कर रहे हैं यहाँ पे। ये जो पेपर है वो ना आपको बहुत अच्छा एक आइडिया देता है कि किस तरफ जा रहे हैं हम और कहाँ जा रहे थे 2014 और के बीच के साथ। नेक्स्ट आ जाते हैं, जो फर्स्ट हम एनर्जी के बारे में बात करेंगे वो है न्यूक्लियर। न्यूक्लियर, बायोगैस और हाइड्रोजन, तीन के बारे में बात करेंगे, और पहले न्यूक्लियर से स्टार्ट कर रहे हैं। न्यूक्लियर के अगर आप देखेंगे, बहुत बातचीत हो गई है, बतौलीबाजी हो गई है। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ आपको, 12 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री फ्रांस गए थे। बहुत सारी बातें हुई, लाइक होता है स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स के बारे में। इंडिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो काफी अच्छा चल रहा है। स्लो है, इंडिया हर एक चीज को डेवलप कर रहा है। इंडिया राइट नाउ मेरे हिसाब से वो मॉडल फॉलो कर रहा है कि हमें अभी पता नहीं हमें क्या चाहिए, हमें सिर्फ हाइड्रोजन चाहिए, हमें ये चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। तो हम जितना पुश कर सकते हैं उतना पुश करेंगे, सरकार का ये लॉजिक है। भाई साहब अभी अपने स्क्रीन में अपना स्लाइड खोल सकते हैं, जहाँ पे वो दिखा देंगे कि न्यूक्लियर का इंडिया क्या बिल्डअप है और क्या क्या प्रोजेक्टेड बिल्डअप है, अगर सरकारी डेटा कुछ है उसके ऊपर तो। पर मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ फ्रांस के साथ क्या बातचीत हुई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद फ्रांस से जैसी बातचीत खत्म हुई, मैक्रोन भाई साहब के साथ पिक्चर पिक्चर क्लिकिंग क्लिकिंग हो गया है। अग्रीमेंट हुए हैं 10 स्टार्टअप के साथ। और वहाँ पे इनकी मैं तो तो सिर्फ बोला इतना बोलना चाहूंगा इसके अंदर कि थोड़ा सा यूरोप जाके हमारे प्रधानमंत्री भाई साहब भी खुश खुश हो जाते हैं। तो लग रहे थे ऐसे चमकते हुए थोड़े, हम बस बोल। मेलोनी जी के कॉन्टिनेंट में गए ना जी, और हाँ, वट एवर बस आगे बढ़ते बस। हुए। तो बेसिकली केस हो रहे हैं यहाँ पे आजकल बहुत। मैं बोलना चाहूंगा कि यहाँ पे बहुत सारे एमओयू साइन हुए हैं, ये सब सब देख सकते हैं, हम लिंक डाल देंगे नीचे। फिर क्या हुआ, हम चले गए ट्रम्प बाबू के शहर, ट्रम्प बाबू के देश, अमेरिका। फिर अब वहां जाके हमने क्या किया, हमने वहां जाके भी सिविल न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए बातचीत करना स्टार्ट कर दिए। और हमने बोला है कि हम प्लान वैन करेंगे, हम स्ट्रक्चर बनाएंगे, हम मॉड्यूलर रिएक्टर में काम करने जाते हैं यूएस के साथ में। देखिए क्या है ना, यूएस के पास कैपिटल है, फ्रांस के पास लार्ज स्केल टेक यूजेज है, क्योंकि वो लोग न्यूक्लियर को बहुत टाइम से बहुत लंबे स्केल पे कर रहे हैं। मैं यहाँ पे एक पॉइंट को यहाँ पे नोट करना चाहूंगा, फ्रांस का जो ओवरऑल एनर्जी आउटपुट है, इलेक्ट्रिसिटी आउटपुट, उसका एक मेजर चंक आज भी न्यूक्लियर से आता है, क्लोज टू 50%। तो उन लोगों ने स्केल अप कर लिया है न्यूक्लियर को।
अमेरिका के पास कैपिटल है, इंडिया का जो लोग है वो अमेरिका और फ्रांस में जाके बिल्डअप कर रहे हैं इंजीनियरिंग करके। तो अगर इंडिया में अपॉर्चुनिटीज आ गए तो इंडिया को अपने नेटिव टैलेंट को भी बुलाना होगा वापस से। उसके बाद क्या हुआ, अब ये सब बातचीत हो गई है, ठीक है, ये मैंने भाई आपको साहब मैं एक लॉजिक बार बताया न्यूक्लियर कि का भी शेयर कर दे रहा हूँ, क्योंकि जी 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 मैं एक स्टॉप कर बार देता हूँ। देख लेते हैं फटाफट जी कि जी जो भी बात हो रही थी हमारी। जी या भाई साहब मैंने कंफर्म स्टॉप कर करिएगा दिया। अगर स्क्रीन दिखाई देने लग जाए तो। जी 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 दिख रहा है हमें स्क्रीन, एकदम परफेक्ट दिख रहा है हमें। वर्ल्ड ब्यूटीफुल न्यूक्लियर भाई साहब। एसोसिएशन, हाँ देखिए। ठीक है भाई साहब, तो अब हम यहाँ पर जा करके मेनली हम यही बोलना चाहेंगे, ये इंडिया का या ही है सारा। या तो सो ये है मेन नंबर्स। अब इसके अंदर अगर आप देखें तो एक न्यूक्लियर तो हम शट डाउन कर चुके हैं, वो तो हमारा भोपाल वाला तो काफ़ी फेमस हो गया है, आई फील उस हाँ वही वाले की हाँ बात कर रहे हैं जितना मुझे पता है। हाँ बट हाँ 23 ऑपरेबल रिएक्टर्स हम बना चुके हैं और यस 7 बन यस रहे हैं वो। और इंडिया या की जो अगर आप देखें 1983 के बाद से राइस था, बट देन 1992 ये 2000 वाला स्टैग्नेंट हो गया था। वो क्योंकि तब इंडिया ने इन्वेस्टमेंट करना बंद कर दिया, इंडिया वर्स हो गया था। 2004 के बाद हल्की ग्रोथ है, बट देन जो फटने वाला एक्चुअली फेज है दैट्स नॉट द केस। वो आई थिंक 1997 से फटने वाला फेज इस 2004 अराउंड 2007-8 के आसपास से फटा है। 2004 के बाद भी उतना या नहीं है एकदम से। मैं 7-8 के बाद अगर आप देखेंगे तो बहुत मोटा मोटी दो- डबल हो गया, डबल से भी हाँ, ज्यादा। 2004 के पहले हम लोग ज्यादा कर कर डिफेंस के लिए न्यूक्लियर बॉम्ब्स बनाने पे फोकस थे। इतना ज्यादा न्यूक्लियर रिएक्टर और सिविल न्यूक्लियर पे इतना बिल्डअप नहीं हो रहा था नहीं नहीं भाई साहब, 2004 के ये भोपाल वाला जो रिएक्टर था जिसमें जी मिसहैप हुआ था हाँ अनफॉर्चुनेटली, सब जो जी हम जी सबको पता है, वो जी 1980s का रिएक्टर है भाई साहब। अच्छा ओके तो हो सरकार ने सकता बनाया था। है दिक्कत ये नहीं है सरकार बनाई, सरकार ने हम्म, बनाया था, लेकिन उस टाइम पर एक तो स्टैंडर्ड्स उतने स्ट्रिक्टली मेंटेन अधेयर नहीं या होते थे इंडिया में। हम्म, दूसरा, खुद हमें भी नहीं पता था कि कहाँ को जा रही है, हमने बना या दिया था बिकॉज हम भी रेस में रहना चाहते थे। आप सही हाँ बोल रहे हैं, उस टाइम या पर फिर फोकस शिफ्ट हो गया था। तो हम्म, बहुत ज़्यादा फोकस नहीं था एनर्जी का सस्टेनेंसी के ऊपर। लेकिन हम्म, फिर वो वापस वो फोकस मेरे को लग रहा है 2007-8 के बाद बहुत ऐसा रिन्यूड फोकस आया या है। या रीजन बिंग, क्योंकि अगर आप देखें तो 2004 पे भी 2000 की ही कैपेसिटी थी हमारे पास, जी जी मेगावाट के हिसाब से जो भी है। और या 2004 पे ये थी, 2007-8 जो कि मैं अज्यूम कर रहा हूँ उसके नेक्स्ट या उसके नेक्स्ट वाला बायोग्राफ होएगा, तब की बात है। या बिकॉज जब ग्लोबल स्लम्प आया और जब रियलाइज किया कि या जब डॉलर गिरता है तो ट्रेड में कितना फर्क पड़ता है यस और वो सारा या इंपोर्ट कॉस्ट और बिल कितना ऊपर जाता है, तब आई फील जो तेल का खर्चा मेजर जो इंपोर्ट इंडिया का, वो चुभा होगा। और उस पॉइंट हम्म पर इनको लगा होगा कि भाई एनर्जी रिलायंस की भी बहुत ज्यादा जरूरत है। और अच्छी चीज ये है, सरकारें चेंज हो गई हैं बट फोकस कंटिन्यू रहा है पॉलिसी तब से से। रही है तो वो पॉलिसी लेवल कंटिन्यूटी भी बहुत अच्छी है जो या कि हम देख पा रहे हैं यहाँ थोड़ा सा भाई साहब और नीचे चले जाइए, कुछ और इंटरेस्टिंग डेटा और उनके पास वेबसाइट में है तो वो भी देख पे। लेते हैं हम ऐसे देख कुछ। लेते हैं भाई साहब, ये एनर्जी पॉलिसी की बातें कर रहे हैं हम। या ये रहा, हाँ ये ये सब रहे प्लांट्स है रिएक्टर्स जो के नाम। ऑपरेशनल है। या ये सब प्लांट्स है, जैसे आप देख ये जो का काकरपुर 3 फेज जो है वो 2021 में हुआ है। सो बेसिकली मैं हम लोग यहाँ पे कहना, आप हटा दीजिए इसको। ये यहाँ पे देखिए मैं यही कहना चाहते हैं 95 कि 92 में भी बन गए थे ये। हाँ हाँ नहीं नहीं वो तो और समझ गया। 85 वाला ये है जो मैं बोल रहा था आपको, मद्रास में बन गया था 83 में। हाँ हाँ और 89 में नरोरा हो गया था 69 में भी राजस्थान बना में। चुके हैं वाह। 69 इज द फर्स्ट वन जो कि हमने बनाया था, ये रहा या तारापुर। तो मतलब इंडिया रहा है थोड़ा प्रोग्रेसिव इस चीज को लेके। और रिएक्टर्स की अगर हम वो बात मैप करें में भी दिखा दे रहे हैं, वाह विजुअली दिख रहा है यार, very good। तो यहाँ पे तो देख सकते हैं कि कितना ज्यादा ऐसे बनाए हैं हमने, ऐसा दिल्ली नहीं में है रिएक्टर नहीं है, बनाया दिल्ली बस स्टार मार्क किया है आइडेंटिफिकेशन के लिए कि है। उससे कितना दूर है। या तो अगर आप यहाँ या पर देखें तो भोपाल के आसपास ये शायद ये नीचे माही बांसवाड़ा और छुटका जो है ये आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, अगर मैं गलत नहीं या हूँ तो। मुंबई में यस भी कोई यस आई रिएक्टर नहीं है, मैं बस बता देना चाहूंगा। ये सिर्फ थिंक रेड डॉट और येलो डॉट पे ही देखा जाए। जी जी। तो बेसिकली आप इसको हटा सकते हैं। तो हम लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है वो ऐसे ही ग्रो किया है और लाइक होता है समय के साथ वो ग्रो करता गया। बट सरकार सिर्फ न्यूक्लियर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं, क्योंकि न्यूक्लियर को पहले बहुत ऐसे छी किया हुआ था, क्योंकि लाइक बहुत सारे एक्सीडेंट्स हुए हैं जापान वाले भी। तो जैसे जर्मनी ने अपने आप को बेसिकली डी न्यूक्लियराइज कर दिया पूरा ही। उन्होंने उनका भी काफी बड़ा बिल्डअप था न्यूक्लियर का 1997 में। और उसके बाद उन्होंने वहां से स्ट्रेटेजिकली अपने आप को कम किया, जबकि फ्रांस ने सेफ्टी के ऊपर काम करके बेटर किया। देखिए और एक्सीडेंट्स अभी होंगे तो पर यू हैव टू इम्प्रूव सिंस सेफ्टी हम बात कर रहे स्टैंडर्ड्स हैं सेफ्टी की, वर्ल्ड तो मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा। चाइना, जो कि पता नहीं आजकल हर चीज में ऐसे टॉपर बच्चे की तरह आगे आ जाता है कि हम है नर्ड, हम बताएंगे तुम्हें कैसे करना है। वाइड। तो चाइना ने न्यूक्लियर फिजन अचीव कर लिया है। न्यूक्लियर फ्यूजन और फिजन दो तरीके होते हैं, आज की डेट में फ्यूजन के हिसाब से चल रहा था, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो ये लोग क्या करते थे, ये लोग एटम को स्प्लिट करते थे और स्प्लिट करके जो एनर्जी बनती थी उसके हिसाब से फिर न्यूक्लियर पावर बनती थी, वो एनर्जी कैप्चर करी जाती थी। और उसके अंदर जो वेस्ट बन के निकलता था उसके वेस्ट को ट्रीटमेंट एंड ऑल करना पड़ता था, रिस्क थोड़ा ज्यादा था। फिजन बहुत ज्यादा इजियर तरीका उससे, ईजियर इन द सेंस कि उसको मैनेज करना ईजी, उसके वेस्ट कम निकल के आता है। तो वो सब चीजें ईजी हैं, बट उसको अचीव करना बहुत मुश्किल था। उसमें क्या करते हैं, दोनों एटम्स को कोलाइड करके मिला देते हैं और उस रिएक्शन से जो एनर्जी निकलती है वो बहुत ज्यादा एनर्जी निकालता है, और वो भी सिमिलर सेम ऑलमोस्ट सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी, बट बाकी सारे मैट्रिक्स में सेफर रहता है। तो हम वो भी अचीव कर चुके हैं हम दुनिया में, और उसके पेपर्स भी हैं।
या ग्लोबली ये सो नॉलेज फेयर शेयर पॉइंट। की जा रही है जितना मैंने देखा जी, है। जी, अमेरिका में भी जी, इसके ऊपर काम हो रहा है, तो जी, अच्छा काम हो रहा है न्यूक्लियर में अभी। फोकस आ रहा है जी, कि और कैसे सेफ बनाया जा सकता है। जी। क्योंकि आई थिंक एज़ अ वायबल ऑप्शन फाइनली देखा जा रहा है इसे रादर देन लाइक फालतू डराने से, सिर्फ डरने से कुछ नहीं होगा ना, आपको बेटर इंप्रूव करना होगा अपने आप ऑल्सो इंडिया में कार एक्सीडेंट्स से न्यूक्लियर एनर्जी के ज़्यादा, न्यूक्लियर एनर्जी के अगर एक्सीडेंट्स देखें और कार एक्सीडेंट्स देखें, फैटेलिटी कार को। एक्सीडेंट्स में ज़्यादा है इंडिया में आज भी। या तो सो दैट्स अ गुड पॉइंट। सो अब जो सेकंड वाला पार्ट है, वो आ जाता है कि ये हो गया आपका गोवर्धन सॉरी ये हो गया आपका बायोगैस। अब बायोगैस में क्या हुआ है मैं आपको बताना चाहता हूँ। सरकार का ये लॉजिक था, हम आपको एक सतत स्कीम देंगे, आप अपना प्राइवेटली बनाइए, आप अपना हम आपको गोवर्धन स्कीम दे रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट का अपना-अपना खुद का बायोगैस का पॉलिसी है, सब अपना-अपना करेंगे, हम इतना रुपया डालेंगे, सब लोग कर लेंगे। इससे क्या होगा वेस्ट का प्रॉब्लम भी खत्म हो जाएगा और साथ ही साथ में आपका एनर्जी भी बन जाता है। तो आपका दोनों चीज़ मल्टीप्लिसिटी हो जाता है यहाँ पे, दोनों प्रॉब्लम एक तीर से दो निशाने वाली बातें हैं। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है पर 2 प्रॉब्लम थे इसमें। पहला प्रॉब्लम ये था, लोगों को बहुत कम लाइक होता है ना, भरोसा नहीं बोलूँगा मैं, टाइमलाइन जो आपके इंसेंटिव्स के है ना, वो थोड़े स्लो है। सरकार का पेमेंट थोड़ा डिले हो जाता है क्योंकि वो लोग भी काफ़ी चेक्स करते हैं वो। और उससे भी बड़ा जो सेकंड पॉइंट था, वो ये था कि कोई लेने वाला नहीं था। कोई आज अगर 500 करोड़, 5,000 करोड़ का प्लांट बैठा रहा है, तो उसको एक तो पक्का-पक्का चाहिए ना कि हम इसको बेचेगा। सो बड़े प्लेयर्स जो थे, तो वो लोग तो अपने लिए खुद के लिए यूज़ कर ले रहे थे। और जो छोटे प्लेयर्स हैं या फिर जो प्राइवेट एंटिटीज़ हैं जो सिर्फ बायोगैस बनाने आ रहे हैं। देखिए हमने कुछ वीडियोज़ पहले भी बात किया था इस बारे में। जो बड़े प्लेयर है ना, वो कैसे ना बैकवर्ड जाके चैनल में अपने सप्लाई चेन में एडजस्ट कर लेते हैं। जैसे अडानी ने किया। अडानी ने पहले अपना एनर्जी बनाया, एनर्जी पोर्टफोलियो बनाया, एयरपोर्ट पोर्टफोलियो बनाया, अब सीमेंट में आ गए हैं बाबू, ठीक है? अब सीमेंट में जब आ गए हैं, सीमेंट के बाद उन्होंने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी भी खरीद ली है। लाइक कुछ टाइम पहले हमारे भाई साहब ने भी हमें बताया था कि यूट्यूब सर्च कर सॉरी गूगल सर्च करके कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी खरीद ली है, जो काम करती है ईपीसी कॉन्ट्रैक्टिंग स्पेस के अंदर में। सो बेसिकली क्या हो गया, आप सप्लाई चेन में पीछे जा रहे हैं। तो इसे ये बायोगैस वाला चीज़ भी अडानी ने खुद भी अनाउंस किया है कि अडानी टोटल गैस के अंतर्गत वो लोग अपना एक यूपी में बड़ा बायोगैस का प्लांट बना रहे हैं। हमने पहली वीडियो से बात की इस बारे में। मेरा यूपी में कहने तो का मतलब ज़रूरी भी है ना। क्या बोल रहे हैं? यूपी में तो ज़रूरी भी है ना। सही बात है। तो पर बेसिकली क्या है कि यूपी में लैंड है, गाय है, क्योंकि देखिए वहाँ पे क्या है कि वो जो बायोगैस है वो उसके अंदर काऊ डंग का एक मेजर चंक है क्योंकि वो एफिशिएंसी बढ़ा देता है उसकी गैस का, जो मीथेन कंटेंट बढ़ा देता है। तो काऊ का जो मात्रा है इंडिया भर के अंदर में सबसे ज्यादा यूपी के अंदर, लाइक एरिया के हिसाब से, और लाइक क्योंकि आपको फीड स्टॉक टाइम से चाहिए, तो यूपी इज दैट राइट प्लेस फॉर डूइंग इट। मैं आपको दिखाऊंगा कुछ डेटा के हिसाब से कि इंडिया में बायोगैस का प्रचलन कितना तेजी से बढ़ा है। यहाँ पे जैसे देख सकते हैं कि दिल्ली में तो नहीं है, जगह ही नहीं है दिल्ली में, क्या बन गया बट छोटे-छोटे दिल्ली में भी प्लांट्स बन रहे हैं। पर अगर आप देखिए उत्तर प्रदेश में कितने सारे प्लांट बने हैं। उत्तर प्रदेश में 131 प्लांट्स हैं, जो लाइक होता है ना अभी बन रहे हैं टोटल लाइक होता है ना। और ये सब क्या है, आपको लग रहा होगा प्लांट्स है तो इसमें क्या बड़ी बात है। सिर्फ नंबर मत देखिए, बहुत सारे प्लांट्स छोटे हैं और यूपी में बहुत सारे प्लांट बड़े हैं। सिर्फ छोटा और बड़ा कैसे होता है, बहुत सारे प्लांट्स है जो 0.5 मेगावाट के हैं या 1 मेगावाट के, और बहुत सारे प्लांट्स यूपी में है जो 10 मेगावाट 15 मेगावाट के प्लांट्स है। वो काफी बड़े लाइक अपॉर्चुनिटी वाले प्लांट्स है, वो काफी ज्यादा एनर्जी आउटपुट प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो तो बढ़िया और भाई उससे साहब, क्या है कि मेरे पास एक एक और क्वेश्चन है। स्कीम जो आप जी जी कंप्लीट करिए, मेरे पास फिर एक जी क्वेश्चन। बस मैं एक बार बस रैप अप कर रहा हूँ उसको, मैं बायोगैस से सुना। तो बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे बायोगैस में उन्होंने ये बोला कि जो बायोगैस बन के आएगा आप उसको कंप्रेस करिए, उसको सीबीजी बनाइए, कंप्रेस्ड बायोगैस, और फिर आप क्या करिए, आप ओईएम्स को बेच दीजिए, ऑयल मार्केटिंग कंपनी, ठीक है? तो बेसिकली क्या होगा, ओएमसी सॉरी। तो वो लोग, सरकार ने बोला जितने भी प्लेयर हैं, भारत पेट्रोलियम हो गया, जितने भी प्लेयर है, बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसीएल, सारे प्लेयर को अपने चंक में से वो सीबीजी को खरीदना होगा और अपने उसमें टोटल में मिक्स करके उसको बेचना होगा। सो एक प्रोक्योरमेंट का स्कोप बन गया। पर सब लोग तो सीबीजी नहीं बना रहे हैं। ये बायोगैस को प्रेशराइज करके करना इज अ वेरी डिफरेंट बॉल गेम, सब लोग के बस का बात नहीं है और इतना क्वांटिटी नहीं है इनके पास कि बीपीसीएल से खरीदे। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि वो प्रॉब्लम था जिसको बाद में धीरे धीरे म्यूनिसिपल लेवल पे, अगेन हम इस चैनल पे बार बार बोलते रहते हैं, म्यूनिसिपल लेवल जो गवर्नेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो छोटी छोटी चीजें है ना, जो लोकल नीड्स है वो लोकली फुलफिल हो जाना चाहिए, तभी एक्चुअली बेटर काम बनेगा। और और हम ऐसे भी ये भी आजकल जो बोलते हैं कि महाराष्ट्र में बीएमसी के इलेक्शंस अभी भी नहीं हुए हैं, अनाउंस हो गए हैं, बट लेकिन वो ज़रूरी है। सब चीज़ों पे हम नहीं मुंबई की जाएँगे, बात वो कर रहा हो हूँ मैं, जाएँगे। महाराष्ट्र नहीं, जी। मुंबई। तो बेसिकली क्या है कि मेरे कहने का मतलब क्या है, जब लोग बोलते हैं कि जो सारे देश है दुनिया भर में, वो बहुत ऐसे वो हो गए क्लिंगी कि ये मेरा एनर्जी है, ये मेरा तेल है, ये मेरा रिसोर्स है। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, आजकल इंडिया के अंदर सिर्फ स्टेट्स भी अपने रिसोर्स को लेके क्लिंगी नहीं हो रखे हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी अगर आप जाएँगे ना, तो वहाँ पे भी वो लोग बोलते हैं, "अरे भैया मेरे यहाँ से आप निकाल दो, मेरा क्या फ़ायदा होगा?" एंड बायोगैस जो है, आफ्टर सम इंसेंटिव स्ट्रक्चर और थोड़ा रिफॉर्म, थोड़ा कम्युनिटी इंटरेक्शन और पॉलिसी पुश के बाद में धीरे-धीरे जो सक्सेस मॉडल्स निकल के आए हैं, जैसे वन सक्सेस मॉडल व्हिच हैज़ कम आउट की मालदा जो वेस्ट बंगाल है, वहाँ पे इंडियन रेलवेज़ ने क्या किया, वहाँ पे जो जिला परिषद ने बायोगैस प्लांट बैठाया है, उससे वो बायोगैस को खरीदने का एग्रीमेंट बना लिया। वहाँ पे 400 लोगों के लिए रोज़ खाना बनता है, उस इंडियन रेलवे की
और बाकी का जो गैस है वो वहाँ पे लोकली लोगों के घरों में ट्रांसफर कर दिया जा रहा है पाइप्ड गैस के साथ। माल्टा में भी पाइप्ड बराबर। तो बेसिकली मैं यहाँ पे कहना चाहता हूँ कि अपॉर्चुनिटीज है और यहाँ पे किया जा सकता है काम, ऐसा बात नहीं हो सकता। तो अभी क्या है, सरकार का फोकस है हमको एनर्जी, मेरा कंजम्पशन बढ़ रहा है, मेरे को बस एनर्जी बनाना है। ये जो एफर्ट है ना वो थोड़ा हैपोजाइड है। आप बायोगैस भी पुश कर रहे हैं, न्यूक्लियर भी पुश कर रहे हैं, आप चाह रहे हैं जो भी चीज प्राइवेट सेक्टर के समझ में आए ना उसको पकड़ ले। अब बताइए भाई साहब क्या बोल। मैं बस कहना चाह रहा था कि देखो, एक तो हमें थोड़ा-सा ये करना चाहिए, एज़ अ ये रैप अप क्वेश्चन होएगा थोड़ा, और ये थोड़ा या डायरेक्शन दे सकता है वीडियो को। हम इसका पार्ट 2 बनाएँगे, पार्ट 2 के अंदर हम आपका ये टाइडल एनर्जी, वाटर हार्नेस्ड एनर्जी जो आपके डैम्स के थ्रू बनती है, सोलर एनर्जी और हाइड्रोजन, इनकी बातें करना चाहेंगे। ये 3-4 के लिए आप वापस आना, कमेंट में डाल दो, किसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना है, हम उसके ऊपर फोकस करेंगे। हाइड्रोजन पे हम ऑलरेडी एक वीडियो कर चुके हैं, तो हमें कमेंट्स में आपके फुल इनपुट चाहिए। लेकिन मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि हमने जो अभी बायोगैस की और न्यूक्लियर की बात की है, ये इंडिया में कहाँ करंटली यूज हो रही है? न्यूक्लियर तो अच्छा। फिर भी समझ आ जाता है कि एनर्जी चलो हाँ, हम बिजली की तरह या यूज कर लेंगे या और कुछ और मेनली बिजली में ही उसकी एप्लीकेशन दिख जाती है। बट या बायोगैस जैसी जो गैस है वो ना गाड़ी में डलती, वो ना बिजली हाँ, में जाती, तो कहाँ हाँ, कहाँ ले रहा है आदमी? या समझ रहे हैं? सो और बेसिकली या कहीं न्यूक्लियर कहीं एक्स्ट्रा भी अगर जा रही है तो वो भी जरा बताएं। या सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, बायोगैस जो है वो बेसिकली एक गैस फॉर्मेशन है जिसको अगर आप बर्न करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकता है उससे। बहुत सारी जगह ऐसा हो रहा है। दूसरा जो चीज है, बायोगैस को आप कुकिंग फ्यूल की तरह यूज कर सकते हैं। ठीक है, ये भी एक पॉसिबिलिटी है, लोग कर रहे हैं, गुजरात में मिक्सिंग हो रही है ऑलरेडी, लाइक होता है ना बायोगैस को यूज कर। हम्म। थर्ड जो है, बहुत बार क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया, बहुत सारे कंग्लोमरेट्स क्या होते हैं, उनको ना एनर्जी बर्न करना होता है कूलिंग हीटिंग के लिए। ठीक है, उसमें उनको बहुत हाई टेक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने से उसमें प्रॉब्लम क्या है, कमर्शियल इलेक्ट्रिसिटी आप जैसे जानते हैं इंडिया के अंदर बहुत एक्सपेंसिव है। तो बहुत बार ना सेंस नहीं, कूलिंग के लिए आप इलेक्ट्रिसिटी यूज करें, स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियल स्केल में जब आप बात कर रहे हैं, उससे बेटर क्या होता है, आप वेस्ट यूज करके आप वहीं पे उसको, उस जगह को, उस जनरेटर को या जो भी चीज है उसको बायोगैस से पावर अप कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, बायोगैस में भी दो भाग है, एक है सीबीजी और एक बायोगैस जो होता है सर उसके आपकी अंदर हम। आपकी वीडियो कट गई थी, अटक गई थी अभी। सीबीजी और कौन सा? जी, तो दो तरीके की गैसें होती है, एक होता है सीबीजी और एक होता है बायोगैस। हम्म। सीबीजी बेसिकली क्या होता है, कंप्रेस्ड बायोगैस। उसमें क्या होता है, आप मीथेन का क्वांटिटी बढ़ाते हैं उसके अंदर, तो क्या होता है, और कंप्रेशन आप बढ़ाते हैं उसके अंदर, तो उससे कंप्रेस होके वो उसका जो, क्या बोलते हैं आपका वो, भाई साहब हमको थोड़ा बताइएगा उसको क्या बोलते हैं, वो बार्स में जिसको गिनते हैं ना, कि इतना बार प्रेशर है, प्रेशर को शायद पीएसआई। बोलते हैं बार्स, ये सही। या सो बेसिकली क्या है कि उसका जो प्रेशर है वो एक आपको एक लेवल तक लेके जाना पड़ता है, तभी वो सीबीजी कहलाता है। वो बायोगैस को ही सीबीजी बनाया जाता है, ताकि वो जो गैस है जो ट्रांसपोर्ट होकर नेचुरल गैस में मिक्स करे, तो मिक्स एंड मैच होके वो पाइप गैस की तरह भेज सकता है आप लोगों को। तो जो बायोगैस का तो एप्लीकेशन है वो बायोगैस का बहुत जो सारे। रिजल्टेंट है वो क्या होता है? या मतलब बायोगैस जलाने से हमें क्या, कार्बन डाइऑक्साइड तो इससे भी निकलेगी, तो क्लीन तो नहीं हुई हाँ, है शायद। सो बेसिकली यहाँ पे क्या है, इंडिया सिर्फ क्लीन एनर्जी नहीं देख रहा है, यहाँ पे आप बेनिफिट्स देखिए। यहाँ पे अपना लैंडफिल को आप कम कर रहे हैं, मीथेन को रोक रहे हैं। मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड से भी ज्यादा खराब है, तो आप मीथेन को कैप्चर कर रहे हैं, मीथेन को रोक रहे हैं, वो एक अच्छी चीज है। दूसरी चीज आप क्या कर रहे हैं, आप जब बायोगैस से सब कर रहे हैं, जो रेसिड्यू बच रहा है उस टैंकर में जहाँ पे ये प्रेशर बन के ये प्रोसेस हो रहा है, जहाँ पे आप सारा मतलब गाय का गोबर डाल रहे हैं, पराली डाल रहे हैं, सब कुछ डाल रहे हैं, उसके बाद में जो बच रहा है ऑर्गेनिक कॉम्पोस्ट है वो, जैसे वर्मी कंपोस्ट है, वो कंपोस्ट बचता है, वो क्या फार्मर को यूज किया जा सकता है एज अ एग्रीकल्चरल थिंग, कि भाई आपका क्रॉप का नाइट्रोजन बढ़ाता है, क्योंकि वो जो पूरा प्रोसेस होता है उससे नाइट्रोजन बहुत ज्यादा हो जाता है उसके अंदर। हम्म। लाइक क्या होता है, वो टैंक के अंदर जो में जो नीचे कंपोस्ट है, रेसिड्यू क्या बनता है, है, हाँ। जो लिथियम जो कंपोस्ट बन के आ रहा है, तो हम्म। उससे क्या होता है, तो जो क्रॉप है उसका क्वालिटी बहुत अच्छा इंप्रूव होता है, और वो उसका जो कॉस्ट है वो इतना लो है क्योंकि वो एक बाई प्रोडक्ट है, और इतना स्केल में अगर वो होगा आने वाले टाइम में जैसे सरकार सोच रही है, तो क्या होगा ना, फार्मर यूरिया को थोड़ा कम यूज करे। यूरिया के बारे में भी हम बाद में एक वीडियो बनाएंगे, कैसे तो यूरिया ये कितनी खराब घूम फिर चीज के है। मतलब जो अपना पंजाब हरियाणा वाला पराली का इशू है वो भी या सॉल्व हो सकता है। दूसरा या मेरा जो क्वेश्चन है जो कि मेरे को लग रहा है यूजर्स के दिमाग में आएगा, सिंस जी गोबर एंड बाकी सब चीज़ों को हम एक तरीके से गला के उससे बायोगैस निकालते हैं और जी उसके अंदर मीथेन बहुत निकलती होगी, तो बास मारता है क्या ये? मतलब नहीं, क्या ये या डोमेस्टिक यूसेज के अंदर क्या ये स्मेली है? या और या इसकी सो एप्लीकेबिलिटी और प्रैक्टिकलिटी क्या है? या सो बेसिकली क्या है, ये जो गैस है, गैस में कोई स्मेल नहीं है, कोई भी स्मेल नहीं है, वो इतना प्रेशराइज्ड वे में जाता है, वो सारा स्मेल इरेज हो जाता है, क्योंकि आप जब इतना उसको प्रेशर देते हैं अंदर में, उसको गोबर ओबर को, वो सारा कुछ सक आउट हो जाता है, और उसके बाद में वो वेस्ट के साथ में वो स्मेल भी निकल जाता है, क्योंकि जो स्मेल है वो एक सॉलिड कंपोनेंट के साथ रह जाता है, गैस का ऐसे जितना स्मेल नहीं है। और अच्छा, तो अगर है भी सॉलिड तो कंपोनेंट वो मीथेन की स्मेल देता है क्योंकि मीथेन तो स्मेली है। मीथेन स्मेल नहीं देता है, वो हल्का स्मेली हो जाता है, वो वर्मी कंपोस्ट या जो भी कंपोस्ट बन के निकल के आता है, जो कि आप फार्मर को दे सकते हैं, आप लाइक एज अ कंपोस्ट, वो हम्म। स्मेली होता है, बट जो गैस होता है वो स्मेली नहीं होता है। तो आप डिफरेंशिएट नहीं कर पाएंगे कि ये नेचुरल, मतलब आप एलपीजी, एक्चुअली आप डिफरेंशिएट कर पाएंगे एलपीजी है कि नहीं है, क्योंकि एलपीजी अगर आप देखेंगे उसमें एक स्मेल आता है, मतलब उसका बायोगैस में कोई स्मेल नहीं होता है ऐसे जितना कुछ खास। पर अगर
कुछ-कुछ गैसेज़ होते हैं बायोगैस में, अगर वो प्रोसेस ठीक से नहीं हुआ है, तो हल्का स्मेल रह जाता है। बहुत बार होता है वो कंप्रेशन पावर के ऊपर है कि कितना पावर है वो उस टैंकर के अंदर में कि स्मेल निकाल पाता है कि नहीं। तो जैसे बहुत बार क्या होता है, बहुत सारे अलग-अलग बायोगैस के प्रोड्यूसर्स हैं, वो अपने टैंकर को 90% भर के उस बायोगैस को प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। बहुत बार क्या होता है, इससे वो जो स्पेस होता है, वो बहुत कम रह जाता है, तो स्मेल भी चला जाता है बहुत बार। पर जभी भी कोई नॉर्मल जो 70% का रिकमेंडेड लिमिट है साइंटिस्ट और एक्सपर्ट्स के द्वारा, उसको अगर आप यूज़ करेंगे, तो आपका स्मेल नहीं जाना चाहिए। इतना तो बिल्कुल ना के बराबर स्मेल आप बता नहीं पाएँगे कि स्मेल है। दैट्स व्हाट आई हैव नोन एंड आई हैव यूज्ड आल्सो, तो मैं बता सकता हूँ इस बारे में। तो वही है बस। समझा। चलो बहुत ही जी। बढ़िया। और न्यूक्लियर तो नॉर्मल जो अपन को समझ आता है, एनर्जी या बनती है, न्यूक्लियर वो में तो हमको हीट अपन एक्सपर्ट कैप्चर नहीं कर है, लेते हैं। हम बस आपको एक आउटलुक बता रहे हैं कि क्या है न्यूक्लियर, कहाँ जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं 1414 बायोगैस प्लांट्स निकल के आ रहे हैं, ये पाइपलाइन के अंदर में है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे, ये वाला जो 1007 वाला नंबर है, दैट इज फंक्शनल। सो बेसिकली क्या है कि जो टोटल जितने बन के निकलेंगे और ये फंक्शनल इतने सारे 1000 बायोगैस प्लांट समझा फंक्शनल है। समझा। 1000 का नंबर पे ज्यादा गौर करने का जरूरत नहीं, कि बहुत सारे छोटे प्लांट्स भी हैं, क्योंकि बायोगैस एज अ टेक्नोलॉजी इज अ वेरी डिसेंट्रलाइज्ड टेक्नोलॉजी। वो ना हर सेंट्रलाइज्ड नहीं है। जहां पे भी वो बन रहा है, इट इज बेटर कि आप वहीं यूज कर ले, लोकल डिमांड को आई फुलफिल थिंक करने वो बेटर तरीका है। और ये के लिए। यस। डिसेंट्रलाइज जितना होगा उतना फार्मर्स की डिमांड भी मीट हो या। सकती है। अपना ये ट्यूबवेल में यस। जो डीजल का खर्चा होता है और ट्रैक्टर का चलाने का, या। ट्रैक्टर में तो नहीं काम या। आएगी, बट ट्यूबवेल में या। काम आ सकती है, या। जनरेटर चलाने में काम आ सकते हैं, तो वो सब खर्चा निकल जाता है। दूसरा यस। जो मैं कहना चाहूँगा कि न्यूक्लियर देखो, हम जितना आपको समझा सकते हैं बेसिक लैंग्वेज जो आपके डेली कहाँ काम आते हो, कहाँ इम्पैक्ट आएगा, वो है कि वो हीट बहुत निकलती है उससे। जब आप ये न्यूक्लियर फिशन या फ्यूजन जो भी करते हैं, तो जो हीट निकलती है उस हीट, अभी जब अपन पेट्रोल जला करके जो बिजली बनाते हैं, कोयला जला के जो बिजली बनाते हैं, उसमें अपन वो हीट के थ्रू ही एनर्जी निकालते हैं। तो यस। ये उससे ज़्यादा हीट और बहुत कम क्वांटिटी यूज़ करने से ही निकल जाती है, ये ट्रेडिशनल मेथड ज़्यादा। तो अगर आप एक कोयले से एक शहर को पावर करें एक दिन के लिए, तो जितना कोयला निकलेगा, वो बहुत, जितना कोयला जलाना होगा वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू अगर आप न्यूक्लियर से करें, क्योंकि न्यूक्लियर में शायद 1 कप यूरेनियम और उससे हो जाएगा। पूरे शहर को एनर्जी मिल जाएगी 1 दिन के लिए, और 1 कप भी शायद पूरा यूज़ ना हो। तो ये इतनी एफिशिएंट टेक्नोलॉजी है, और जितनी एफिशिएंट है उतना ही कम वेस्ट भी निकलता है फिर, क्योंकि उतनी कम क्वांटिटी यूज़ भी करी। तो वो फ़ायदा है। और इससे आपका मेनली डोमेस्टिक इलेक्ट्रिसिटी का ही पर्पस निकलेगा, और कोयला का जो भी हीट के थ्रू अपन जो एनर्जी निकाल सकते हैं वो सब चीज़ें। तो हो सकता है अगर न्यूक्लियर बड़े स्केल पर अडॉप्ट होए और अगर सेफ्टी स्टैंडर्ड अच्छे हो जाएँ, तो हमारे बिजली के बिल भी यहाँ कम हो सकते हैं। पे, हाँ, कल को। यहाँ पे मैं यही बोलना चाहूंगा, एक बहुत सिंपल सी चीज है। जब हम यहाँ पे बात करें न्यूक्लियर और बायोगैस की, हम कहीं भी ये नहीं बोल रहे हैं कि आने वाले टाइम में सिर्फ यही बचेंगे। देखिए, हमारा जो डिमांड है हाँ, इलेक्ट्रिसिटी का, हम वो तो यहाँ पे चारों बढ़ने ही वीडियो बना वाला ही है। रहे हैं ना, हम तो चारों या। चीज़ पे वीडियो बना रहे हैं अगली। या तुम लोग अगर तो वही है। कमेंट करो और वीडियो देखो तो मोटिवेशन आए ना। ऐसे निठल्लों की तरह आकर के 20 व्यूज़ देके जाओगे, कहाँ मन करेगा? हाँ, ऐसे ही है वही। ठीक है, लेकिन हम अपना काम करते रहेंगे। हमारा काम है आपको हाँ, एजुकेट करते रहना, हम भी हमें जितनी जितना हैं, समझ में आ रहा है आ जाते हैं वही आराम हम भी। से। वही ठीक है। तो लेकिन इसी हाँ, के साथ। घूम फिर के मैं बस यही हाँ। कहना चाहूँगा, हम दोनों एक्सपर्ट्स नहीं हैं। मेन आइडिया ये यस। था कि आप लोग को ये टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दीजिए। आप लोग जाके और पढ़ो, समझो, बढ़िया चीज़ें हो रही हैं। आगे हो या। सकता है यूसेज के पॉइंट ऑफ व्यू से तो है स्कोप, आगे हो सकता है करियर का स्कोप भी निकल जाए किसी के लिए। या व्हाई सही नॉट? बात है, हो ही सकता है। है या हो ना? ही सकता है। या। तो लगे रहो गुरु, इसी बात पे वीडियो यस। खत्म करना चाहेंगे। बनिया भाई साहब, यस। कुछ कंक्लूजिंग रिमार्क्स आपकी तरफ से? कंक्लूडिंग रिमार्क बहुत सिंपल है। बायोगैस इज ऑन द अप मूव। फाइनली थोड़ा सा पॉलिसी अब लोगों में अडॉप्शन आ रहा है, लोगों को समझ में आ रहा है कि विन विन गोल्स हैं। न्यूक्लियर इज कमिंग अप, जैसे मैंने आपको दिखाया ही है, भाई साहब भी बोल रहे हैं, मोदी जी भी इधर जा रहे हैं। न्यूक्लियर को आने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, वो मतलब आपका बायोगैस प्लांट से, क्योंकि बायोगैस में इट्स मच मोर लोकल यूज के लिए, न्यूक्लियर थोड़ा सा सेंट्रलाइज्ड वे में चलेगा। और जो ग्रीन हाइड्रोजन है, जिसके ऊपर हम अगली वीडियो में बात करेंगे, वो भी एक कैसे टेक्नोलॉजी इवॉल्व हो रहा है, क्या यूज केसेस है, और इंडस्ट्री के लिए एक्चुअली ग्रीन हाइड्रोजन ज्यादा बड़ा प्ले है, रादर देन लाइक होता ना ये दोनों ऑप्शन, न्यूक्लियर और बायोगैस। तो वो कैसे प्ले आउट करेगा, वो अगली वीडियो में बात करेंगे उसमें। यस। तो इसी बात पे शब्बा खैर, टाटा, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जिस भी टाइम पे देख रहे हो, हमने आपको शुभकामनाएं दे दी। आप भी कमेंट में दे दो शुभकामनाएं, लाइक शेयर यस। सब्सक्राइब, अपने घर अगर आपको वालों को कुछ भेज अच्छा दो। नहीं भी लग रहा है, प्लीज हमारे एल्गोरिदम को आप हेल्प करिए। प्लीज आप लिखिए नीचे, हमारे यस, एल्गोरिदम को हेल्प होता है। दो गाली थैंक यू दोगे तब सो भी मच। चलेगा, हमें तो, हमारी तो वीडियो आगे जी। चली जाएगी। हाँ, सही गुड बात एंगेजमेंट, बैड एंगेजमेंट, एवरीथिंग इज गुड। है। देयर इज एंगेजमेंट नो इज बैड एंगेजमेंट। एंगेजमेंट। यस, देयर इज नो या। बैड एंगेजमेंट, हम यही बोलना चाहेंगे। तो इसी यस। बात पे टाटा बाय बाय। फिंसफ साइनिंग ऑफ।